हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय चैनल। तो आज हम एनसीईआरटी क्लास 6 के जो 2021 का एनसीईआरटी है, ओल्ड एनसीईआरटी, उसमें जो चैप्टर है तंतु से वस्त्र तक, उसको पढ़ेंगे साइंस में। क्योंकि जो न्यू एनसीईआरटी आई है उसमें जो बहुत सारे चैप्टर्स हैं उसको हटा दिया गया है। तो जैसे कि ये चैप्टर है तंतु से वस्त्र तक, इसको हटा दिया गया है। लेकिन जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं जैसे सीटेट है या फिर पीसीएस है या कोई भी अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो रहा है उसमें ये सारे क्वेश्चंस, इस चैप्टर से क्वेश्चंस ज़रूर आएंगे। तो हमें इस चैप्टर को भी कहीं ना कहीं से पढ़ना होगा। तो इसलिए मैं आपको ये चैप्टर पढ़ा रही हूँ जो कि ओल्ड एनसीईआरटी साइंस के क्लास 6 का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3, तंतु से वस्त्र तक। तो चलिए देखते हैं क्या है इस चैप्टर में। एक बच्ची है, पहेली और बूझो। पहेली और बूझो ने अपने स्कूल में आयोजित की गई विज्ञान प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार जीता। वे दोनों अत्यधिक उत्तेजित थे और उन्होंने प्राप्त हुई पुरस्कार राशि से अपने माता पिता के लिए वस्त्र खरीदने का निश्चय किया। तो ये जो बच्चे हैं, इन लोगों ने विज्ञान प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता, एक विज्ञान कंपटीशन हुआ था, उसमें फ़र्स्ट प्राइज़ जीता है। उसमें इन्हें कुछ पैसे मिले थे जिसका उपयोग ये लोग अपने पेरेंट्स के लिए कपड़े ख़रीदने में करते हैं। वे कपड़े की दुकान पर वस्त्र सामग्री की विस्तृत विविधता देखकर उलझन में फंस गए। अब तो ये छोटे हैं, इनको क्या पता कि किस तरह के कपड़े होते हैं। दिखते तो एक जैसे हैं लेकिन उनको टच करने पे और उनको गहराई से देखने पे पता चलता है कि वो अलग अलग तरह के होते हैं। अब क्या है कि दुकानदार, अभी इनका चित्र में यहाँ पर ये दिया है कपड़े की दुकान, इसमें अलग अलग तरह के कपड़े हैं। दुकानदार ने उन्हें यह समझाया कि कुछ कपड़े अथवा वस्त्र सूती हैं तो कुछ संश्लिष्ट कृत्रिम है। यानी कि दुकानदार उन्हें ये समझाता है कि कुछ कपड़े जो हैं वो नेचुरल फाइबर यानी कि प्राकृतिक फाइबर से, प्राकृतिक रेशे से बने हुए हैं, और कुछ कपड़े ऐसे हैं जो कि संश्लेषित यानी कि कृत्रिम रेशों से बने हुए हैं। उसके पास ऊनी मफलर तथा शाल भी थे। दुकान में बहुत सी रेशमी साड़ियाँ भी थीं। पहेली तथा बूझो अत्यधिक उत्तेजित दिखाई दे रहे थे। उन्होंने इन विभिन्न कपड़ों को स्पर्श किया और उनके बारे में जानकारी प्राप्त की। अंत में उन्होंने एक ऊनी मफलर तथा एक सूती साड़ी खरीदी। तो क्या खरीदा उन लोगों ने? ऊनी मफलर और एक सूती साड़ी खरीदी, जिसमें कि देखो मैं आपको बताती हूँ कि जो फाइबर होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक नेचुरल फाइबर होता है जिसे हम प्राकृतिक रेशे कहते हैं, और एक होता है संश्लिष्ट। तो एक नेचुरल होता है और एक संश्लिष्ट होता है, प्राकृतिक और एक संश्लिष्ट। जो प्राकृतिक होता है वो हमें किसी पौधे, पेड़ पौधों से प्राप्त होता है या फिर जानवरों से प्राप्त होता है, और जो संश्लिष्ट होता है वो मानव द्वारा निर्मित होता है। अब प्राकृतिक कहाँ से? जैसे कि पेड़ पौधे, जैसे कपास है, कपास की खेती होती है ना, तो उससे रुई निकलता है और उससे सूती वस्त्र बनते हैं। तो कपास हो गया। जूट है, जूट यानी कि पटसन से जूट जो है उसके जो जूट है वो है कि पटसन के तनों से उसको प्राप्त किया जाता है। फिर यहाँ पर दिया है कि कपड़े की दुकान का भ्रमण करने के पश्चात पहेली और बूझो ने अपने आसपास में विभिन्न प्रकार की वस्त्रों को ध्यान से देखना आरंभ किया। उन्होंने यह देखा कि बेडशीट, बिस्तर पर बिछाने की चादर देखी उन लोगों ने। उन्होंने देखा कंबल, पर्दे, मेजपोश, तौलिया और झाड़न, डस्टर आदि, ये सभी विभिन्न प्रकार के कपड़ों से बने हैं। यहाँ तक कि उनके अपने बस्ते तथा बोरे भी किसी प्रकार के वस्त्र से बने हैं। उन्होंने इन सभी वस्त्रों की पहचान सूती, ऊनी, रेशमी तथा संश्लिष्ट, कृत्रिम के रूप में की।
क्या आप भी इन वस्त्रों में से कुछ की पहचान कर सकते हैं? तो देखो उन लोगों ने डिफ़रेंशिएट कर लिया कि कुछ जो हैं वो सूती, ऊनी, रेशमी अथवा कुछ जो हैं वो संश्लिष्ट हैं, कृत्रिम के रूप में हैं। तो मैं बता रही थी कि पादपों से प्राप्त किया जाता है, जैसे कि कपास से, पटसन से। फिर वहीं पर जंतुओं से भी कुछ तंतु है जो प्राप्त की जाती है, जैसे कि ऊन जो है वो अब जैसे शॉल वगैरह बनते हैं ऊन से, अगर बनते हैं तो भेड़ से प्राप्त किया जाता है। कुछ कश्मीरी बकरियां होती हैं उनसे भी प्राप्त किया जाता है ऊन। तो ऐसे ऊन को भी प्राप्त किया जाता है किससे? तो जानवरों से। अब संश्लिष्ट की बात आती है कि संश्लिष्ट क्या होता है। संश्लिष्ट जो कि मानव द्वारा बनाया जाता है कृत्रिम रूप से, मैन मेड जो होता है वो चीज़ें होती हैं, संश्लिष्ट में आती हैं। अब इसमें जो है वो, अब ये जो संश्लिष्ट फाइबर है, हमारा जो ये चैप्टर है 6 में, इसमें तो हमें प्राकृतिक ही पढ़ना है और उसमें भी पादपों से जो तंतु प्राप्त होते हैं उसके बारे में बेसिकली पढ़ना है। संश्लिष्ट जो है वो हमें क्लास 8 में पढ़ना है, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। जैसे पॉलीमर होते हैं, जैसे प्लास्टिक भी होता है, वो छोटे छोटे बीड्स से मिल कर के ये बना होता है। जैसे छोटे छोटे ये जब एक साथ जुड़ जाते हैं तो मिल कर के, तो संश्लिष्ट में प्लास्टिक भी आता है और एक्रेलिक आता है, नायलॉन आता है, रेयॉन आता है। ये जो नायलॉन, रेयॉन, ये सारे जो कपड़े होते हैं ना, वही संश्लिष्ट के अंदर आते हैं। इनको, अब जो रेयॉन है वो पूर्ण रूप से तो नहीं होता है, पूर्ण रूप से वो संश्लिष्ट नहीं होता है, क्योंकि एक तरह से उसको पादपों के साथ अलग केमिकल्स मिक्स करके बनाया जाता है। पादपों की छाल से उसको बनाया जाता है। लेकिन जो नायलॉन होता है वो पूर्ण रूप से उसको संश्लिष्ट हम कह सकते हैं, क्योंकि वो उसमें कोई भी पादप या जंतु के किसी भी तंतु का उपयोग नहीं होता है। वो पूरा ही पूरा मतलब मैन मेड होता है। उसके बारे में हम क्लास 8 में पढ़ेंगे। अभी हम यहाँ पर देखते हैं। तो चलिए देखते हैं कि वस्त्र में विविधता। अब यहाँ पर क्रियाकलाप दिया है, जैसे कि एनसीईआरटी में हर एक चीज़ क्रियाकलाप के द्वारा ही समझाई गई है, वैसे ही यहाँ पर हम सोचते हैं कि ये क्वेश्चन कहाँ से आया, लेकिन जो क्रियाकलाप है अगर हम उसको सॉल्व नहीं करेंगे तो हम क्वेश्चन को कर नहीं पाएंगे। तो हमें क्रियाकलाप भी देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और मैं अलग से सिर्फ क्रियाकलाप की ही वीडियोस कुछ दिन में बनाऊंगी। अभी हम इस चैप्टर को पहले पूरा पढ़ लेते हैं, क्योंकि एक बार पूरा पढ़ लेना बहुत सही रहता है। एक बार हमने पूरा पढ़ लिया, उसके बाद से हम हाईलाइटेड चीज़ों को पढ़ेंगे और उस पर ज़्यादा हम डिस्कस करेंगे। और फिर ऐसे करके फिर क्वेश्चंस को एक बार आप पढ़ सकते हैं अलग से। क्वेश्चंस को आप उसको पूरा सॉल्व कर लीजिए, उसको पढ़िए, और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसको पढ़िए, लेकिन बुक एक बार पूरा पढ़ लेना चाहिए। तो चलिए देखते हैं क्रियाकलाप 1 में क्या दिया है। अपने पास के किसी दर्जी की दुकान का भ्रमण कीजिए। सिलाई के बाद बचे कपड़े की कतरन एकत्र कीजिए। कपड़े की प्रत्येक कतरन को स्पर्श करके उसके स्पर्श का अनुभव कीजिए। दर्जी की सहायता से उससे पूछकर कुछ कपड़ों पर सूती, रेशमी, ऊनी, संश्लिष्ट के लेबल लगाने का प्रयास कीजिए। तो ये हम बच्चों को प्रोजेक्ट के रूप में भी दे सकते हैं, अगर आप टीचर हैं और आप इसको सुन रहे हैं तो, कि हम बच्चों से कहेंगे कि आप किसी दर्जी की दुकान पे जाओ और वहाँ पे अलग अलग तरह के उनके पास कपड़े आए होंगे, उनसे उन कपड़ों के कतरन इकट्ठा करो और आप पूछो कि कौन सा कपड़ा सूती है, कौन सा रेशमी है, कौन सा ऊनी है, कौन सा संश्लिष्ट है। फिर उसको आप एक कागज़ पर लिख कर और स्टेपल कर दो या फिर किसी भी चीज़ से उस पर चिपका दो, और ऐसे करके आप एक प्रोजेक्ट बना सकते हो, एक फ़ाइल भी बना सकते हो। इससे आप डिफ्रेंशिएट कर पाओगे कि कौन सा कपड़ा कैसा होता है। क्या आप यह जानना चाहते हैं कि ये विभिन्न कपड़े किस प्रकार बनते हैं? जब आप किसी कपड़े का अवलोकन करते हैं तो वह एक सतत टुकड़ा प्रतीत होता है। अब इसे ध्यान से देखिए। आपने क्या देखा? चित्र 3.2 में दिया है कि कपड़े की कतरन का विवर्धित दृश्य। इस चित्र में देखने के लिए कहा है कि यहाँ पर ये जो कपड़ा है वो एक टुकड़ा प्रतीत होता है, क्योंकि कोई भी कपड़ा हम लेके आएंगे तो वो एक टुकड़ा ही होगा, क्योंकि बहुत ही
बड़ा कोई कपड़ा बनाया जाता है और उसका एक टुकड़ा जो होता है वही हम लेके आते हैं और उससे कोई कपड़ा बनता है। और ये आप देख सकते हैं कि कैसे ये अलग अलग जालीनुमा ये तंतुओं से मिलकर के बना है। अब हम देखते हैं कि क्रियाकलाप 2 इसमें क्या दिया है। सूती कपड़े का वही टुकड़ा चुनिए जिस पर आपने क्रियाकलाप 1 में लेबल लगाया था। अब सूती कपड़े का बच्चों को टुकड़ा लेना है। इसके एक सिरे पर कोई ढीला धागा या तागा ढूंढने का प्रयास कीजिए। तो जब हम टुकड़ा लेते हैं तो उसके एक सिरे पर, मतलब कि जब टुकड़ा लिया जाता है तो वो काट के ही तो लेते हैं। जो उसका किनारा होता है उसमें बहुत सारे धागे निकले होते हैं, तो वो उसमें से एक धागा लेना है। इसके एक सिरे पर कोई ढीला धागा या तागा ढूंढने का प्रयास कीजिए। इसे बाहर खींचिए। चित्र 3.3 में दिखाया है। यदि कोई ढीला, देखो आप यहाँ पर इसके साइड से ये धागे निकाल रहे हैं, तो कपड़े से कोई तागा या तंतु खींचना। तो तागा या तंतु को ही तागा कहते हैं। तागा दिखाई न दे तो पिन या सुई की सहायता से आप एक तागा धीरे धीरे बाहर खींच सकते हैं। हम यह देखते हैं कि तागों को एक साथ व्यवस्थित करने पर वस्त्र बनता है। ये तागे किससे बनते हैं? तो इन्हीं तागों को एक साथ व्यवस्थित करने पर वस्त्र बनता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो चित्र दिख रहा है, इसको जूम करके आप देख सकते हैं कि ये तागों को ही एक तरह से व्यवस्थित किया गया है जालीनुमा ऐसे करके, और इन्हीं को पास पास व्यवस्थित किया गया है जिससे कि ये वस्त्र बनते हैं। वैसे ही इन्हीं जालीनुमा तागों में से एक तागा यहाँ पर निकाला जा रहा है। ये तागे किससे बनते हैं? अब यही हमें पढ़ना है कि यही तागा जो है वो जा कर के आगे कपड़ों का निर्माण करता है। अब यही तागा जो है वो अलग अलग तरह का होता है, जैसे कोई सूती होता है, कोई ऊनी होता है और कोई संश्लिष्ट होता है। तो इन्हीं तागों या तंतुओं के बारे में हमें आगे पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं क्रियाकलाप 3 इसमें क्या दिया है। अब एक और चीज़ है, ये जो तागे होते हैं वो भी अनेक प्रकार की पतली पतली लड़ियों से मिलकर के बने होते हैं। जैसे कि अगर आपने रुई देखा होगा तो रुई को हम जितना अधिक उसमें से निकालते जाते हैं उतना ही वो और अधिक निकलते जाता है। रुई से ही तो आगे जा कर के तागा बनता है, तो उसकी पतली पतली रेस से पतली पतली लड़ियाँ बनाई जाती हैं और इन्हें आपस में कंबाइन कर के जोड़ करके फिर धागा बनाया जाता है, तागा बनाया जाता है और इन्हीं तागों को एक व्यवस्थित क्रम में जोड़ दिया जाता है जिससे कि आगे चल के कपड़े का टुकड़ा बनता है। तो क्रियाकलाप 3 में दिया है, किसी सूती कपड़े के टुकड़े से कोई तागा बाहर निकालिए। इस तागे के टुकड़े को मेज पर रखिए। तो कपड़े के टुकड़े से एक तागा हमें निकालना है बाहर और इस तागे के टुकड़े को हमें मेज पर रखना है। इस तागे के टुकड़े के एक सिरे को अपने अंगूठे से दबाइए। तो इस तागे के टुकड़े के एक सिरे को हमें क्या करना है? अपने अंगूठे से दबाना है। तागे के दूसरे सिरे को इसकी लंबाई के अनुदिश, जैसे कि चित्र 3.4 में दर्शाया गया है, अनुसार अपने नाखून से खरोंचिए। क्या आप इस सिरे पर यह देखते हैं कि तागा पतली लड़ियों में विखंडित हो गया है? तो ये देखिए आप चित्र में दिखाया गया है, ये रहा 3.4 में तागे के पतले तंतुओं में इसे विखंडित करना, फिर तागा जो है पतली लड़ियों में विखंडित हो जाता है। यानी कि देखिए इसमें कई सारी लड़ियाँ हैं, तो ये इन अलग अलग लड़ियों में विखंडित हो जाता है जो तागा हमने ऊपर निकाला था। फिर क्या दिया है कि सुई में तागे को पिरोने यानी डालने का प्रयास करते समय भी आपने ऐसा ही प्रेक्षण किया होगा। कई बार तागे का यह सिरा कुछ पतली लड़ियों में पृथक हो जाता है। ऐसा होने पर तागे को सुई के नोक में गुजारना कठिन हो जाता है। जैसे कि कभी कभी हमें अगर मम्मी या दादी सुई में धागा डालने के लिए देती हैं, तो ऐसे सुई होती है, यहाँ पे उसका छोटा सा छेद होता है, इसमें हमें धागा डालना रहता है। अगर ऐसे धागा सीधे आ रहा है, हम इसमें डाल दे रहे हैं तो ठीक है, लेकिन जैसे ये धागा जो है हम उसको काट के ही तो डालते हैं धागे को, या फिर
वो कहीं से कटा ही हुआ होगा, जो भी उसका आखिरी सिरा होगा उसी को तो हम डालते हैं। कभी कभी वो कई ऐसी लड़ियों में बँट जाता है। अब इस सर्कल से गुजारना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ये जो छेद होता है सुई का वो बहुत ही पतला होता है। अब उसमें ये सीधे आया तो ठीक है, अगर वही लड़ियों में बट गया तो ये इधर उधर से गुजरेगा, जिससे कि हमें इस छेद से इसे गुजारने में बहुत मुश्किल होगी। तागे की ये दिखाई देने वाली पतली लड़ियाँ भी और अधिक पतली लड़ियों से मिलकर के बनी होती हैं, जिन्हें हम तंतु कहते हैं। तो ये धागे की जो पतली लड़ियाँ हैं वो भी कई सारी लड़ियों से मिलकर बनी होती हैं, जिन्हें हम तंतु कहते हैं। वस्त्र तागों या धागों से मिलकर के बनते हैं तथा तागे भी आगे तंतुओं से मिलकर के बने होते हैं। ये तंतु कहाँ से आते हैं? कुछ वस्त्रों जैसे सूती, जूट, रेशमी तथा ऊनी तंतु पादपों तथा जंतुओं से प्राप्त होते हैं। तो कौन कौन से? मैंने आपको ऊपर बताया था कि सूती, जूट और रेशमी, जो रेशम के कीट से मिलता है, और जो ऊन है वो, ये सब कहाँ से मिलता है? तो ये पादप से मिलता है और ये जंतुओं से मिलता है। तो ये हो जाते हैं हमारे प्राकृतिक तंतु। इन्हें प्राकृतिक तंतु कहते हैं। रुई तथा जूट यानी पटसन पादपों से प्राप्त होने वाले तंतुओं के उदाहरण हैं। ऊन तथा रेशम जंतुओं से प्राप्त होते हैं। ऊन और रेशम जो है वो किससे प्राप्त होता है? हमें जंतुओं से प्राप्त होता है। ऊन भेड़ अथवा बकरी की कर्तित ऊन से प्राप्त होती है। तो ऊन कहाँ से प्राप्त होता है? भेड़ या बकरी से। इसे खरगोश, याक तथा ऊँटों के बालों से भी प्राप्त किया जाता है। तो इसे और कहाँ से प्राप्त किया जा सकता है? खरगोश से, याक से या ऊँटों के बालों से भी इसे प्राप्त किया जा सकता है। रेशमी तंतु रेशम कीट के कोकून से खींचा जाता है। तो ये कहाँ से मिलता है? रेशमी तंतु रेशम कीट के कोकून से खींचा जाता है। इसे ये दिया है। हजारों वर्ष तक वस्त्र निर्माण के लिए केवल प्राकृतिक तंतुओं का ही उपयोग होता था। पिछले लगभग 100 वर्षों से ऐसे रासायनिक पदार्थों जिनका स्रोत पादप अथवा जंतु नहीं है, ये तंतुओं का निर्माण किया जा रहा है। इन्हें हम क्या कहते हैं? संश्लिष्ट तंतु। यानी कि ये ना तो पादप से बनते हैं और न ही जंतु से बनते हैं, ये मानव द्वारा बनाए जाते हैं। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि कोई भी चीज़ एक लिमिट में होती है, और जैसे हमारी जनसंख्या बढ़ती है वो चीज़ें ख़त्म होती जाती हैं। जैसे पादपों की संख्या भी तो ख़त्म होती जाती है। अब हम लोग पेड़ कटते जा रहे हैं और लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है, उतनी इमारतें बनती जा रही हैं, बिल्डिंग्स बन रहे हैं, होटल्स बन रहे हैं, और क्योंकि लोग ज़्यादा हो गए हैं ना रहने के लिए, तो पेड़ को काटा जा रहा है। अब पेड़ को काटा जा रहा है तो पेड़ से ही तो ये तंतु का निर्माण होता है, और जितने अधिक मानव बढ़ रहे हैं उतना ही ये जानवरों की भी तो संख्या उसी हिसाब से कम होती जाएगी। तो जानवर और पादप अब जितनी संख्या होगी उतने ही हिसाब से इनसे हम ऊन या तंतु प्राप्त कर सकते हैं। और वहीं तब क्या होता है, इसी समस्या को हल करने के लिए जो मानव है वो संश्लिष्ट तंतु का निर्माण करता है, ताकि कुछ कृत्रिम रेशे भी रहें जो कि आगे कपड़े जिनसे बनाने के काम आए। अब इसमें क्या आता है? पॉलिएस्टर, नायलॉन, एक्रेलिक संश्लिष्ट तंतुओं के कुछ उदाहरण हैं। अब देखो यहाँ बूझो बोलता है कि बूझो ने यहाँ दिखाई गई कुछ वस्तुओं को संग्रहालय में देखा। इन्हें योद्धा पहनते थे। वह यह जानना चाहता है कि क्या ये भी किसी प्रकार की तंतुओं से बने हैं। तो यहाँ पर एक कपड़ा है जो कि योद्धा पहनते हैं। अब ये जानना चाहता है कि ये भी क्या किसी तंतु से बने हैं। अब इसमें ये स्पष्ट नहीं दिख रहा है कि ये जूट से बना हुआ है या फिर ये किसी और तरह के तंतु से बना है या लोहे का बना हुआ है, क्योंकि जो योद्धा होते हैं वो ज़्यादातर लोहे की ही चीज़ें पहनते थे, जिससे कि उन्हें प्रोटेक्ट किया जा सके लड़ते समय। फिर यहाँ पर दिया है कुछ पादप तंतु, जिसमें कि रुई और जूट के बारे में हमें पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं क्या दिया है रुई के बारे में
क्या आपने कभी तेल के लैंपों के लिए बत्तियां बनाई हैं? इन बत्तियों को बनाने के लिए आप क्या उपयोग में लाते हैं? इस रुई का उपयोग गद्दों, रज़ाइयों अथवा तकियों में भी किया जाता है। कुछ रुई लीजिए, इसे खींचकर पृथक कीजिए और इनके किनारों को ध्यान से देखिए। आपने क्या परीक्षण किया? ये छोटी पतली लड़ियाँ जिन्हें आप देख रहे हैं, कपास तंतुओं से बनी हैं। रुई कहाँ से आती हैं? इसे खेतों में उगाया जाता है। साधारणतया कपास के पौधे वहाँ उगाए जाते हैं जहाँ की मृदा काली तथा जलवायु उष्ण होता है। तो आप देखो यहाँ पर दिया है कि जो हम लोग दिवाली में या फिर घर में दिए जलाते हैं तो हम रुई का इस्तेमाल करते हैं। तो यही जो रुई है, इसका दिए जलाने के लिए, बत्तियों को बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। साथ में गद्दा, रजाई या तकिया बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसे खींचकर पृथक किया जाता है। ढेर सारा रुई होता है, उसमें से खींचकर पृथक किया जाता है। और आपने और भी परीक्षण किया होगा कि ये छोटी छोटी पतली लड़ियाँ जिन्हें आप देख रहे हैं, कपास तंतुओं से बनी हैं। तो जो भी अगर सूती या जो भी चीज़ें होती हैं, उसमें अगर कोई लड़ी है तो किससे बनी है? सूती है तो वो कपास की ही तंतुओं से बनी होती है। और ये जो कपास है, उन्हें कहाँ पर उगाया जाता है? जहाँ की जो मिट्टी होती है वो काली होती है और जलवायु जो होता है वहाँ का गर्म होता है। जहाँ हमारे देश में कपास की कृषि की जाती है। कपास पादप के फल, कपास गोलक लगभग नींबू की माप के होते हैं। तो ये प्रश्न होता है कि कपास जो है वो पौधे के कौन से भाग है, पौधे का कौन सा भाग जो है वो उससे जो तंतु बनाया जाता है, यानी कि तने से बनाया जाता है या फिर जड़ से या पत्तियों से या किस चीज़ से? तो फल से। कपास पादप के फल से, जिसे हम कपास गोलक कहते हैं, जो कि नींबू की तरह दिखता है, नींबू की माप का होता है, उससे जो है रुई निकाला जाता है और उसी से आगे चल कर के तंतु का निर्माण होता है। पूर्ण परिपक्व होने पर बीज टूटकर खुल जाते हैं तथा अब कपास तंतुओं से ढके बिनौले यानी कपास बीज को देखा जा सकता है। कपास तंतुओं से ढके होते हैं ये बिनौले, यानी कि कपास बीज को देखा जा सकता है। क्या आपने ऐसा कपास खेत देखा है जो कपास चुने जाने के लिए तैयार हो चुके हैं? इस समय खेत कपास के परिफुल्लों रोवों से इतना श्वेत हो जाता है जैसे हिम ने ढक लिया हो। तो देखो आप, ये चित्र है 3.6 कपास के पादप का है ये खेती। यहाँ पर जिसकी बात हो रही है यही इसी को बोलते हैं बिनौला। ये जो गोलक होता है, यानी कि इसके अंदर ये लकड़ी, ये जैसे कि इसका तना है और उसके ऊपर ये जो फल निकला है, तो इसको चारों तरफ से ये घेरा रहता है और इसके अंदर वाइट जो है वो इसका कपास होता है, जो कि एक बॉल की तरह या फिर नींबू के आकार का दिखता है। और यहाँ पे ये दिखाया जा रहा है कि ये पूरा खेत जो है वो सफ़ेद हो रखा है, जैसे कि लग रहा है कि बर्फ़ पड़ा हुआ है, एकदम श्वेत दिख रहा है। फिर है साधारणतया इन कपास बॉलों से कपास को हस्त चयन द्वारा प्राप्त किया जाता है। इसके पश्चात कपास से बीजों को कंकतन द्वारा पृथक किया जाता है। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? कपास ओटना कहते हैं। पारंपरिक ढंग से कपास हाथों से ओटी जाती थी। आजकल कपास ओटने के लिए मशीनों का उपयोग भी किया जाता है। तो इसे हम क्या कहते हैं? कपास ओटना कहते हैं। और ये एक तरह के बॉल होते हैं और इन्हें हम हस्त चयन विधि द्वारा, यानी हाथ से चुन करके हम इसे अलग करते हैं और इस प्रक्रिया को हम कहते हैं कपास ओटना। कि हाथों से ओटी जाती थी, लेकिन अब क्या होता है कि इसे मशीनों से ओटा जाता है। जैसे कि यहाँ पर कपास को ओटा जा रहा है इस तरह की किसी मशीन से। ये लोग जो बॉल होता है उसके अंदर जो कपास होता है, बॉल से कपास को निकाल लेते हैं ये लोग और उसके बाद से इससे बीज को निकाल देते हैं बाहर और इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ये कपास ओटना कहते हैं। यहाँ पर जूट के बारे में दिया है जिसे हम पटसन से प्राप्त करते हैं। पटसन तंतु को
पटसन पादप के तने से प्राप्त किया जाता है। किससे प्राप्त किया जाता है? तने से प्राप्त किया जाता है। यहाँ पर पटसन पादप दिया हुआ है, इसके तने से प्राप्त किया जाता है। भारत में इसकी खेती वर्षा ऋतु में भी की जाती है। भारत में पटसन को प्रमुख रूप से पश्चिम बंगाल, बिहार तथा असम में उगाया जाता है। तो इन राज्यों के नाम आप बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिएगा कि कहाँ पर इनको उगाया जाता है। तो बंगाल, बिहार और असम में इन्हें उगाया जाता है। सामान्यतः पटसन पादप फसल को पुष्पन अवस्था में काटते हैं। किस अवस्था में काटते हैं? पुष्पन अवस्था में काटते हैं। फसल कटाई के पश्चात पादपों के तनों को कुछ दिनों तक जल में डुबाकर रखते हैं। ऐसा करने पर तने गल जाते हैं और उन्हें पटसन तंतुओं से हाथों द्वारा पृथक कर दिया जाता है। यानी कि जो तने होते हैं वो अभी ज़्यादा मैच्योर नहीं हुए रहते हैं, पुष्पन अवस्था में ही रहते हैं, तभी उन्हें तोड़ करके और पानी में भिगो दिया जाता है। और उसके बाद जब वो गल जाते हैं तो उससे जो पटसन के तंतुओं को हम हाथों से अलग कर लेते हैं। वस्त्र बनाने से पहले इन सभी तंतुओं को तागों में परिवर्तित कर लिया जाता है। ऐसा कैसे किया जाता है? तो वस्त्र बनाने से पहले इन सभी तंतुओं को किस में परिवर्तित कर लिया जाता है? तागों में परिवर्तित कर लिया जाता है। अब यहाँ पर दिया है रुई से तागा बनाना। यहाँ पर रुई से तागे बना रहा है कोई पुरुष, उसका चित्र यहाँ पर दिया गया है। तो अभी तक हमने इतना पढ़ा। फिर आगे क्या है? सूती तागे की कताई है। फिर तागे से वस्त्र है, इसमें भी क्रियाकलाप दिया है 4 और 5। फिर दिया है एक विशेष प्रकार की बुनाई। फिर बुनाई के बारे में दिया है। वस्त्र सामग्री का इतिहास। फिर उसके बाद से प्रश्न दिया गया है और यही प्रश्न दिया गया है और बनाने का तरीका बताया गया है कि आगे वस्त्र कैसे इससे बनता है। जैसे बुनाई के बारे में दिया गया है, फिर कताई, बुनाई, ये सारी चीज़ें दी गई हैं। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा कि वस्त्र अलग अलग तरह के होते हैं। उन्हें पहचानने के लिए एक क्रियाकलाप दिया था कि एक दर्जी की दुकान पर जाकर अलग अलग तरह के कतरन को इकट्ठा करना है और उनसे मदद लेकर के उस पर पैचेस लगा देना है कि कौन सा कपड़ा सूती है, ऊनी है या संश्लिष्ट है। और हमने जाना कि किस तरह के तंतु होते हैं। तंतु 2 तरह के होते हैं, प्राकृतिक होता है, संश्लिष्ट होता है। प्राकृतिक के अंतर्गत क्या क्या आता है? मेरी बातों को आप ध्यान से सुनिएगा। प्राकृतिक के अंतर्गत क्या क्या आता है? जंतु और पादप। अब जंतुओं में क्या क्या आता है? ऊन आता है और रेशम आता है। रेशम जो रेशम कीटों से प्राप्त होता है और ऊन जो भेड़, बकरी से और खरगोश या फिर ऊँट से प्राप्त होता है। फिर है जो पादप तंतु। पादप तंतु के बारे में ही हमें इस चैप्टर में पढ़ना है, जिसमें आता है एक कपास से मतलब कि रुई है और दूसरा है पटसन। तो इन दोनों के बारे में हमें पढ़ना है। रुई जो है वो कहाँ से प्राप्त होता है? कपास से। कपास के कौन से पार्ट से प्राप्त होता है? कपास जो पौधा है उसके कौन से पार्ट से? तो उसके फल से प्राप्त होता है, जो कि बीज के साथ वो एक बॉल की तरह होता है। और इसका साइज़ कैसा दिखता है कि नींबू के छोटे से एक नींबू की तरह दिखता है। और इसे हम क्या कहते हैं? इस फल को कपास गोलक कहते हैं। और ये जिसके अंदर कवर रहता है, ढका हुआ रहता है, इसे हम क्या कहते हैं? बिनौला कहते हैं। फिर है कपास को कैसे ओटा जाता है? तो पहले क्या होता था? हस्त चयन विधि के द्वारा ओटा जाता था। जो उनका बॉल होता था उसमें से कपास को निकाला जाता था, फिर कपास के अंदर से बीज को निकाल करके अलग किया जाता था। अब तरह तरह के इंस्ट्रूमेंट आ गए, मशीन आ गए हैं जिससे कपास को ओटते हैं। इस विधि को, कपास को निकालने की विधि को हम क्या कहते हैं? उसके अंदर से रुई को निकालने की विधि को कहते हैं हम कपास ओटना। अब यहाँ पे जूट दिया है। जूट किससे प्राप्त होता है? पटसन से। पटसन के पादप से, जो कि उसके तने से प्राप्त किया जाता है, तने वाले पार्ट से। अब वो ज़्यादा मैच्योर नहीं हुआ रहेगा, पुष्पन अवस्था में ही रहेगा, तभी उसे पानी में डाल दिया जाता है, जिसके बाद वो गल जाता है। और गलने के बाद हाथों से उसके तंतुओं को निकाल दिया जाता है और इसके तंतुओं को पृथक करके उससे धागा बना लिया जाता है और बाद में जाकर के इससे वस्त्र का निर्माण किया जाता है। तो ये हमने पढ़ा, जूट पढ़ा। फिर जूट कहाँ कहाँ पे प्राप्त होता है? तो बिहार, बंगाल और असम में। तो ये पॉइंट जो है वो जूट, इसका सारा पॉइंट इम्पॉर्टेंट है। फिर रुई जो है, इसकी भी पॉइंट को पढ़ लीजिएगा आप कि कहाँ पर कपास होता है। तो जहाँ पर काली मिट्टी होती है और जहाँ का जलवायु गर्म होता है। और कपास को निकालने की विधि को हम क्या कहते हैं? कपास ओटना। फिर यहाँ पर दिया है कि प्राकृतिक तंतु में क्या क्या आता है। फिर जंतुओं
जिसमें कि प्राकृतिक तंतु में एक जंतु से प्राप्त होता है और एक पादपों से प्राप्त होता है। फिर संश्लिष्ट तंतुओं के बारे में भी दिया है कि संश्लिष्ट तंतुओं के बारे में यहाँ पर दिया है, तो ये वाला पॉइंट यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। तो कैसा लगा आपको ये एक्सप्लेनेशन? आगे का जो पार्ट है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगी, इसका पार्ट 2 होगा। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो और समझ में आया हो, कोई बात अगर नहीं समझ में आई हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, और कोई सजेशन हो तो वो भी आप दे सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, और हमसे जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।